हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर एडवर्ब क्लास। लास्ट क्लास में मैंने बताया था इन्वर्जन और प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल बचा है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, और जितना भी टाइम लगेगा बच जाएगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो इतना तो करना ही है। पहले फोकस करते हैं इन्वर्जन पे। देखो, इन्वर्जन एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली एडवर्ब में होता है। अगर मैं आपको इन्वर्जन की डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूँ तो इन्वर्जन इन्वर्स से बना है, समझ रहे हो? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इन्वर्स, 5 की पावर -1 है तो 5 की पावर -1 है तो 1/5 कर ही दोगे। इन्वर्स है, समझ रहे हो? उल्टा हो जाएगा, ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। या मैं कहूँ कि इंग्लिश में हम इन्वर्स की बात कर लें तो इन्वर्स बेसिकली होता है, हमारे पास नियम क्या है? जनरली हमारे पास नियम है कि सब्जेक्ट के बाद क्या रखते हैं? वर्ब रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो तो हो, ब्ला ब्ला ब्ला। इन्वर्जन क्या कहता है? इन्वर्जन कहता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जो है, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको उठा के सब्जेक्ट से कहाँ रख दो? पहले रख दो। यही इन्वर्जन है। इन्वर्जन मतलब उल्टा कर देना। इन्वर्जन मतलब क्या कर देना? उल्टा कर देना। जो बेसिक इन्वर्स है, जो बेसिक रूल है, वो क्या है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब जो बाद में आई है उसको उठा के कहाँ रख दो? पहले रख दो। अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वर्ब, जो आपके पास वर्ब है, बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना इन्वर्जन हो रहा था, कहलाता है, ठीक है। अच्छा, बोले सर वर्ब की बात करें तो वर्ब कौन सी हो सकती है? भाई हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। हालांकि इस बारे में चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, कब हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, कब मेन को रखी जाएगी, ठीक है। पहली जिम्मेदारी तो हमारी ये है कि पहले एक बार देख लें इन्वर्जन कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं, ठीक है। टाइप्स, ये सब चीज़ें बाद में बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। इन्वर्जन कह रहे हैं तो किसे कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए ना। मैंने एग्जांपल लिखा कि नो नो सूनर ही नो सूनर डिड ही बो टू टच हर फीट देन शी हग्ड हिम। मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक आधा और लिख देता हूँ। seldom does one hear a girl say sorry। सही बात है, गलत बात है, बताओ? अब बैच में लड़के लड़कियां दोनों होंगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। दो सेंटेंस है, देखो मैंने दो सेंटेंस लिखे। दोनों सेंटेंस में हुआ क्या है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, बात करेंगे। लेकिन पहले तुम्हारे सामने बेसिकली इमेज क्लियर हो कि इन्वर्जन कह कैसे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब, क्योंकि जैसे टर्मोलॉजी होती है ना, इन्वर्जन नाम का शब्द सुन के अजीब लग रहा हो सकता है तुमने पहले पढ़ा हो। जैसे नो नो सुनर डिड ही बो, जैसे ही वो झुका टू टच हर फीट, उसके पैर छूने के लिए या उनके पैर छूने के लिए, देन शी हग्ड हिम, उसने उसको गले लगा लिया। आप ये कहना चाह रहे हो? देखो, ही सब्जेक्ट है बच्चे, और बो आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। नो सुनर सेंटेंस की शुरुआत में है, और जो कि एडवर्ब है। सुनर एडवर्ब होता है। सून से क्या बना है? सुनर बना है। सून से क्या बना है? सुनर बना है, ठीक है। तो सून जो है टाइम को बताता है, और जनरली टाइम को बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो सुनर क्या है? एडवर्ब है। सेम सिचुएशन है सेल्डम, है ना। सेल्डम एक नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। नहीं, सेल्डम भी क्या है? एडवर्ब है साहब। और सेल्डम जनरली कैसा होता है? मैंने आपको बताया था, सेमी निगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। नहीं, सेमी निगेटिव वर्ड्स होते हैं मतलब निगेटिव ही होते हैं एक तरीके से। इनके साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है सेल्डम के साथ। सेल्डम डज वन हियर अ गर्ल से सॉरी, कि शायद ही कभी ऐसा होगा कि वन मतलब कोई भी व्यक्ति सुनेगा किसी लड़की को क्या कहते हुए? सॉरी कहते हुए। ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब देखो, वन सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो हियर आया है ये आपकी मेन वर्ब, ठीक है। और डज जो आया है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है।
आप दोनों सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि सब्जेक्ट से पहले आपने किसको रख दिया है, हेल्पिंग वर्ब को रख दिया है। सब्जेक्ट से पहले आपने किसको रख दिया है, हेल्पिंग वर्ब को रख दिया है। दोनों में क्लियर है ये बात कि सब्जेक्ट से पहले क्या रखा है, हेल्पिंग वर्ब रखी है। अब ऐसा क्यों हुआ, जनरली सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में इन्वर्जन का यूज़ किया गया है। दोनों सेंटेंसेस में किसका यूज़ किया गया है, इन्वर्जन का। अब इन्वर्जन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वाक्य की शुरुआत में कोई एडवर्ब आ जाता है। वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाता है, कोई एडवर्ब आ जाता है। अगर वाक्य की शुरुआत में कोई एडवर्ब आ जाता है तो ये कहा जाता है कि एडवर्ब के साथ इन्वर्जन का यूज़ करना मस्ट है। अगर सेंटेंस की शुरुआत में कोई एडवर्ब आ गया तो आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। बिना इन्वर्जन का प्रयोग किए सेंटेंस गलत माना जाएगा। और बात भी ठीक है। बात इसलिए ठीक है जैसे मान लेते हैं किसी भी एक सेंटेंस को ले लो, चलो नीचे वाले सेंटेंस को ही मैं लेता हूँ। माना मैं इस सेंटेंस को नीचे उतार लेता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं सेंटेंस ऐसे लिख रहा होता, सेल्डम। इन्वर्जन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, डज ना लिख के मैं लिखता सेल्डम वन हियर। देखो ये मेन वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया वन प्रोनाउन होता है। हियर अ गर्ल से सॉरी। ठीक है साहब, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। देखो पता है क्या, ये हो गया प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, इनकी क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले हम चाहकर भी क्या नहीं रख सकते, एडवर्ब नहीं रख सकते। सेल्डम क्या है, एडवर्ब है। बताओ सोच के, नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले तुमने एडवर्ब रख दिया। नाउन प्रोनाउन से पहले एडवर्ब आ ही नहीं सकता, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी तो एडजेक्टिव बताता है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे ही रखा रहने दोगे तो मीनिंग गलत नहीं निकल रहा। सेल्डम वन हियर अ गर्ल से सॉरी, सेल्डम मतलब शायद ही या मुश्किल से ही कोई सुनेगा एक लड़की को सॉरी कहते हुए, माना ये सेंटेंस है। तो मीनिंग तो सही है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो गया, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन से पहले एडवर्ब रख दिया। और नाउन प्रोनाउन से पहले एडवर्ब आता ही नहीं है ना, नाउन प्रोनाउन से पहले एडवर्ब आता ही नहीं है। तो इसके 2 तरीके हैं। इस चीज को ठीक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, बोले सर मैं एडवर्ब को यहां से हटा दूं, है ना, मैं एडवर्ब को यहां से हटा दूं। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात कह रहे हो, एडवर्ब को हटा दो। बोले मैं ऐसे लिख दूं, वन सेल्डम हियर्स अ गर्ल से सॉरी। मैंने कहा ऐसे लिख दूं, मैंने कहा, आपने कहा ऐसे लिख दूं। मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों, देखो जरा, हियर्स क्या है, वर्ब है। और सेल्डम आया किसके लिए है, वर्ब के लिए तो आया है। वर्ब के लिए किसका यूज किया है, एडवर्ब का यूज किया है। वन सेल्डम हियर्स की, वन कोई भी व्यक्ति मुश्किल से ही सुनता है सॉरी एक लड़की के मुंह से, आप ये कहना चाह रहे हो। आप जरा देखना सेंटेंस गलत है सही है, भाई सेंटेंस 100% सही है। सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब तो नहीं आया। अगर शुरू में एडवर्ब नहीं आया, एडवर्ब को बाद में रखा गया है, तो कोई इन्वर्जन नहीं चाहिए। बोले आप कहो सर मैं तो नहीं मान रहा, एक और सेंटेंस बताओ। अरे ऊपर वाला देख लो, देखो इस वाले सेंटेंस को मैं नीचे ले आता हूँ, समझ रहे हो, मैं इस वाले सेंटेंस को यहाँ लेके आता हूँ, ध्यान से देखो। माना मैं इसी सेंटेंस को लिखूँ किसी और तरीके से, जैसे आप चाहो। बोले सर इस सेंटेंस को किसी और तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कहा यार बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो जरा, मैं इस सेंटेंस को लिखता हूँ, हुई नो सुनर होता है ज्यों ही त्यों ही, जैसे आप सुनते हो ना हिंदी में ज्यों ही त्यों ही, ये वही है, ही नो सुनर। अब सेकंड फॉर्म थी तो बो का बॉड हो गया, बॉड टू टच हर फीट देन शी हग्ड हिम। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये सेंटेंस गलत है सही है? भाई सेंटेंस 100% सही है, सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं। पूछो क्यों? सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब आया, सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब नहीं आया, और वाक्य के स्टार्टिंग में एडवर्ब नहीं आया, तो इन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है। इन्वर्जन तब आता है जब सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब आया। अब एडवर्ब आपने यहां रख दिया सुनर, और देखना बोर्ड क्या है, वर्ब है। और वर्ब की क्वालिटी किससे बता रहे हो आप? वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब से बता रहे हो, और वर्ब के साथ एडवर्ब आया है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। भाई दूसरा, तीसरा और चौथा दोनों सेंटेंस ठीक है। अगर मैं ऊपर के दोनों सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं तो कोई इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वर्ब अपने परफेक्ट जगह पे रखी है। अब आप कहोगे सर तो सेंटेंस को ऐसे क्यों ना लिखें? सही तो है, ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने एडवर्ब को शुरुआत में रखा? भाई कई बार सेंटेंस में एडवर्ब को वाक्य के स्टार्टिंग में रखा जाता है, क्योंकि आप अपनी बात को जोर देकर कहना चाह रहे हो, समझ रहे हो। सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो एडवर्ब रखी होती है और एडवर्ब के बाद जो इन्वर्जन आया होता है, वो एडवर्ब को और इन्वर्जन को इसलिए रखा जाता है क्योंकि आप बेसिकली
अपनी बात को एम्फेसाइज करके जोर देकर कहना चाहते हो। बात यहाँ भी ठीक है, बात यहाँ भी ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं, दोनों ही सेंटेंसेस ठीक हैं। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जब हमने एडवर्ब को शुरुआत में रखा, इस बात का मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपको अपनी बात को जोर देकर कहना है। नो सुनर डिड, बोले जैसे ही वो झुका पैर छूने के लिए साहब, उसने तो उसको गले लगा लिया। आप बात को जोर देकर कह रहे हो। एक बात नॉर्मल तरीके से कि भाई जैसे वो जैसे झुका था ना पैर छूने के लिए, तो उसने क्या करा, उसने उसको गले लगा लिया। दो बातें हैं। बात को जोर देकर कहना है, तो एडवर्ब को शुरुआत में रख के इन्वर्जन दे दिया। अब आप कहोगे सर इन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो सीधी सीधी बात है, मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, सब्जेक्ट से पहले एडवर्ब नहीं आ सकता। हाँ, आपने जैसे ही कोई वर्ब उठा के रख दी, तो अब देखो, अब एडवर्ब किसके साथ समझौता कर लेगा? वर्ब के साथ समझौता कर लेगा। एडवर्ब किसके साथ समझौता कर लेगा? वर्ब के साथ, क्योंकि एडवर्ब वर्ब के लिए आ सकता है। मैं सिखा चुका हूं कि एडवर्ब जो है किसकी क्वालिटी बता सकता है? वर्ब की क्वालिटी बता सकता है। तो एडवर्ब यहां पर किसके लिए आ गया? वर्ब के लिए आ गया। ये हो गई कहानी। मुझे लगता है इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। मैंने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करी है। ठीक है, जल्दी से मनोन में हाँ कह दो, मुझे पता है तुम सब हाँ कह रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नो सुनर और सेल्डम दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं कि दोनों जो है इन्वर्जन लेंगे, क्योंकि दोनों एडवर्ब हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आएगा तो वो इन्वर्जन लेगा। ठीक है, नहीं, अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आएगा तो वो क्या लेगा? इन्वर्जन लेगा। अब देखो बात कर लेते हैं किसकी? इन्वर्जन की, है ना। किसकी बात कर लेते हैं? इन्वर्जन की, इन्वर्जन के टाइप्स की, है ना। तो मैं हेडिंग बनाता हूँ बेसिक, क्या कि काइंड्स ऑफ इन्वर्जन, काइंड्स ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन के प्रकार की बात कर लेते हैं भाई। इन्वर्जन भी तो प्रकार के होते हैं भाई। इन्वर्जन जनरली दो प्रकार का आपको मिलेगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है पार्शियल इन्वर्जन और एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। समझ रहे हो? अब तुमको वैसे बताऊं, ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूंगा तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। पार्शियल इन्वर्जन, केवल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है? केवल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन में मेन वर्ब को ही सब्जेक्ट से पहले यूज कर लिया जाता है। मेन वर्ब को ही सब्जेक्ट से पहले यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट इन्वर्जन। और कंप्लीट इन्वर्जन की बात करूं तो जनरली आपको ध्यान इसके लिए मिलेगा तो एडवर्ब ऑफ, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस आया है स्टार्टिंग में, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस आया है ना, तो ध्यान रखना एडवर्ब ऑफ प्लेस जनरली कंप्लीट इन्वर्जन लेता है। समझे? अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो क्या लेता है? कंप्लीट इन्वर्जन लेता है। एक बात तो ये ध्यान रखने की है। वैसे तो टाइम भी कंप्लीट में ही आएगा, ठीक है, लेकिन टाइम के एग्जांपल्स मिलते नहीं हैं, ना के बराबर ही मिलते हैं। और बाकी जो एडवर्ब्स हैं उनके लिए क्या लगाओगे? पार्शियल इन्वर्जन लगाओगे। ध्यान रखना प्लेस आ जाएगा तो कंप्लीट इन्वर्जन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलो साहब, तो कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन ये हो गया। अब मैं कुछ दो चार सेंटेंस आपको देता हूँ, मुझे लगता है आपको बात समझ में आएगी कि भाई इन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल्स देता हूँ दो चार, और उसके बाद फिर इसको ख़त्म करते हैं। जैसे हेयर कम्स द बस, at the gate your friend is standing. I opened the door and there stood Aman, all covered
in mud. I opened the door and there stood Aman all covered in mud. 3 सेंटेंस तो ये हो गए हैं साहब. Never I have witnessed such a fantastic show. और क्या हो सकता है? Not till he gets home कुछ हल्के सेंटेंस ले लो. Hardly he comes here. Seldom he had seen such a beautiful girl. बस बहुत है. और क्या. पहला सेंटेंस देख लो. हेयर कम्स द बस. देखो बस जो है सब्जेक्ट है और हेयर जो है एडवर्ब है. और लेकिन हेयर कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. और मैंने कहा एडवर्ब ऑफ प्लेस जनरली कंप्लीट इन्वर्जन लेता है. इसी वजह से जो भी वर्ब है आपके पास, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों, उठा के कहाँ ले आओ? पहले ले आओ. एक ही मेन वर्ब थी तो उठा के लिया है, हेल्पिंग वर्ब थी नहीं. हेयर कम्स द बस. सेंटेंस बिल्कुल ठीक है और इन्वर्जन लिया गया है. दूसरा सेंटेंस, एट द गेट योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग. दरवाजे पर तुम्हारा दोस्त खड़ा है. क्या करोगे? देखो शुरुआत में आया है एट द गेट, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. और मैं सिखा चुका हूँ प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव बनाते हैं या एडवर्ब बनाते हैं. अब तुम पूछो कि किसका रिप्लाई है? वेयर का. मैंने कहा कहाँ खड़ा है? बोले एट द गेट, दरवाजे पर. तो वेयर का रिप्लाई है. वेयर का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. और मैंने कहा एडवर्ब ऑफ प्लेस लेता है कंप्लीट इन्वर्जन. कंप्लीट इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब हो तो जाएगी और मेन वर्ब तो जाएगी ही जाएगी. ठीक है. एट द गेट योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग. तो सब्जेक्ट कौन है? योर फ्रेंड है. और इन्वर्जन क्या कहता है कि अगर शुरुआत में एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए या एडवर्ब आ जाए तो इन्वर्जन होगा. इसका मतलब सॉरी, इज स्टैंडिंग यहाँ गलत लिखा है. इज स्टैंडिंग यहाँ गलत लिखा है. कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा एट द गेट इज स्टैंडिंग योर फ्रेंड. एट द गेट इज स्टैंडिंग योर फ्रेंड. और यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप. यहाँ पे इज स्टैंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है. एट द गेट इज स्टैंडिंग योर फ्रेंड, कि दरवाजे पर तुम्हारा दोस्त खड़ा है. बात समझ में आ गई होगी. इज स्टैंडिंग दोनों आएंगे, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों पहले आएंगे, क्योंकि शुरुआत में क्या आया है? एडवर्ब ऑफ प्लेस आया है जो कि कंप्लीट इन्वर्जन लेता है. आई ओपन द डोर एंड देयर स्टूड अमन. मैंने दरवाजा खोला और देखता हूँ देयर स्टूड अमन, वहाँ पर अमन खड़ा है. देखो ये सेंटेंस पूरा हो गया था और सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही तुमने क्या रख दिया? अमन वो रख दिया, एडवर्ब रख दिया. और जैसे ही तुमने एडवर्ब रखा तो अमन सब्जेक्ट है. अमन के बाद वर्ब नहीं है. अमन से कहाँ वर्ब आई? पहले मेन वर्ब आई. और इसी को तो इन्वर्जन कहा जाता है. सेंटेंस नंबर क्या भी ठीक है? 3 भी ठीक है अब करने के बाद. ठीक है 3 तो ठीक है ही. नेक्स्ट देखो, नेवर आई हैव विटनेस सच अ फैंटास्टिक शो. कि मैंने आज तक इतना शानदार इतना फैंटास्टिक शो नहीं देखा. सेंटेंस के स्टार्टिंग में नेवर आया है. नेवर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है तो एडवर्ब भी. और अगर एडवर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब उठा के कहाँ रख दो? पहले लिख दो. नेवर हैव आई विटनेस्ड. ठीक है. नॉट टिल ही गेट्स होम. नॉट टिल ही गेट्स होम है ना. तो ये जो नॉट टिल ही गेट्स होम है ये प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है. कब तक? है ना, जब तक वो घर नहीं पहुंचा. है ना. तो ये किसकी बात चल रही है? एडवर्ब की बात चल रही है. और अगर एडवर्ब की बात चल रही है तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में करेंगे कि आप हेल्पिंग वर्ब उठा के कहाँ रखेंगे? पहले. रियलाइजेस नहीं, ही
डज ही रियलाइज। देखो रियलाइजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती हैं। अब डू या डज अफर्मेटिव सेंटेंस में तो लगता नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो रियलाइज की जगह क्या लगाओगे, डज लगाओगे। क्यों? क्योंकि देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड की जरूरत तो होती नहीं है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में होती है। लेकिन अगर आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी ही है इन्वर्जन दिखाने के लिए, तो ऐसी आई एस हटाओ, उसके बदले डू डज रख दो। नॉट टिल ही गेट्स होम डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वॉलेट। कि जब तक वो घर नहीं पहुंचा तब तक उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि भाई उसका वॉलेट जो है वो हो गया है। हार्डली ही कम्स हेयर, ये मुश्किल से ही वो यहाँ आता है। ठीक है, तो हार्डली एडवर्ब है, ठीक है, और एडवर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। कम्स का एस हटाओ और लिखो हार्डली। डज ही कम्स हेयर, ठीक है। सेल्डम आ गया, हेल्पिंग वर्ब हटाओ, पहले लिखो सेल्डम। हैड ही सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, शायद ही उसने, ये मुश्किल सही है, शायद ही उसने कभी इतनी सुंदर लड़की देखी थी, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई बात इन्वर्जन की। साहब ध्यान रखना एडवर्ब ऑफ प्लेस का ध्यान रखना केवल, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। टाइम वाइम को भी यहीं रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो सेंटेंस मुश्किल मिलता है, लेकिन हाँ मतलब मैंने देखा एक दो बुक में लिखा हुआ, लेकिन गलती है ऐसा मान के चलो, तुम टेंशन ना लो। जितने भी प्लेस हैं उसको कंप्लीट इन्वर्जन में रख दो, पार्शियल इन्वर्जन में किसको रख दो, बाकी एडवर्ब्स को रख दो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वर्जन हमारा कंप्लीट होता है, बधाई हो। इसके अलावा इन्वर्जन में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल की। आर्टिकल को कहाँ रखा जाए, आर्टिकल के रखने की जगह क्या है। प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल जनरली ये एडवर्ब के साथ कंफ्यूजिंग होता है यार, बहुत से एडवर्ब होते हैं जो परेशान करते हैं। तो प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल आपसे पूछेगा कि भाई क्या है। जैसे सबसे पहले आपसे पूछता है क्वाइट के बारे में, समझ रहे हो कि क्वाइट के साथ एडवर्ब कहाँ आता है। मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। पहला एग्जांपल मैं कहता हूँ ही हैज़ अ क्वाइट बिग हाउस। His house is quite big। ठीक है साहब, मैं लिखता हूँ अ क्वाइट सिंपल टास्क। ठीक है, तीन सेंटेंस, ये तीन चीज़ें मैंने लिखी हैं आपके सामने, ज़रा एक बार देख के बताइएगा। ही हैज़ अ क्वाइट बिग हाउस, ध्यान रखना क्वाइट अपने से पहले एडजेक्टिव, सॉरी अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेता, गलत है। ही हैज़ क्वाइट अ बिग हाउस, क्वाइट अपने बाद आर्टिकल लेता है, याद रखना है। ठीक है, क्वाइट अपने बाद आर्टिकल लेता है, ध्यान रखना है। ही हैज़ अ हिज हाउस इज़ क्वाइट बिग, देखो आपकी बार आर्टिकल की ज़रूरत है ही नहीं। हिज हाउस इज़ क्वाइट बिग, क्योंकि बिग एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्वाइट क्या बना, एडवर्ब बना है। आर्टिकल की ज़रूरत है ही नहीं तो सेंटेंस ठीक है। ज़रूरत थी तो क्वाइट से पहले नहीं, क्वाइट के कहाँ आता है, क्वाइट के बाद आता है। देखो पहले तो लगाना ही है, आपको सीखना है कि बाद में कब लगेगा। जनरली तो पहले आता ही है, पहले तो हमेशा लगेगा। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, सॉरी नाउन या प्रोनाउन उसकी क्वालिटी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले अगर कुछ रखना है तो आर्टिकल या डिटर्मिनर, कुछ भी रखोगे तो पहले तो आएगा ही। समस्या वहाँ है कि बाद में कब आएगा। तो बाद में के लिए हमने एक चीज़ पकड़ी है कि क्वाइट एक शब्द है, जनरली यूज़ किया जाता है, तो उसके बाद में आर्टिकल आता है। जैसे मैंने लिखा अ क्वाइट सिंपल टास्क, गलत है। क्वाइट अ सिंपल टास्क, क्वाइट अ सिंपल टास्क, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सच बहुत पूछा जाता है, समझ रहे हो, सच तो पता होना चाहिए ना आपको। सच मतलब सच वाला सच नहीं है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ यार मैं, बार बार बंद हो जाता है ये। हाँ जी, सच की बात करें तो क्या कहेंगे, आई हैव नेवर फेस्ड अ सच डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब देखो सीधी सी बात है, सच अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेगा, अपने बाद ही लेगा। तभी तो पढ़ा रहा हूँ, पहले ले रहा होता तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। सच अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ से समझने का क्या है, यहाँ से समझने का ये है साहब कि कहीं सच आ जाए और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हो, तो बीच में किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो आर्टिकल एन तो आएगा नहीं, लेकिन सच के साथ अगर कोई प्लूरल
काउंटेबल नाउन रखा है तो भी आर्टिकल की जरूरत नहीं, तो भी एन लगा के क्या करोगे, है ना। ठीक है, लेकिन सच के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा है तो ध्यान रखना सच के साथ ए एन का यूज़ ज़रूर होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो भी सच के पहले नहीं, सच के कहाँ, बाद में। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सच कॉफ़ी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है नहीं। फिर मैं कहता हूँ सच बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल है तो आर्टिकल की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ सच बॉय तो बीच में क्या रखना पड़ेगा, ए रखना ही पड़ेगा, सचा बॉय लिखना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सच के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखो आपसे जनरली किसके बारे में भी पूछता है, TOO के बारे में पूछता है। ठीक है, TOO के बारे में पूछता है और मेरा काम है एग्जाम्पल देना। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, अ टू हैवी बैग, ठीक है, और मैं लिखता हूँ टू अ हैवी, टू अ हैवी बैग, ठीक है, और मैं लिखता हूँ टू हैवी अ बैग। देखो समझदार को इशारा काफ़ी, ए का यहाँ तो मतलब बनता नहीं, एडजेक्टिव से तो पहले रखोगे। देखो नाउन से पहले एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडवर्ब डिसाइड करेगी कि अपने से पहले रखना है या अपने बाद रखना है। आर्टिकल नाउन के जस्ट पहले तो आ ही नहीं सकता, टू हैवी अ बैग नहीं, वो तो गलत ही हो गया, इसको छोड़ो। ये वाली सिचुएशन जो है केवल और केवल किस में आती है, ये वाली सिचुएशन सो के साथ यूज होती है जनरली, नीचे वाली, ये तो गलत है। लेकिन ध्यान रखना टू के सिचुएशन में दोनों भी ठीक है ना। टू से पहले भी आर्टिकल आ सकता है और टू के बाद भी आर्टिकल आ सकता है। अगर मैं लिखूँ टू से पहले आर्टिकल आ सकता है और टू के बाद भी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो, दोनों ही क्या माने जाते हैं, ठीक माने जाते हैं, दोनों में ही कोई समस्या नहीं है, समझे। अच्छा, अब टू की बात हो गई तो सो की बात क्यों ना हो, क्योंकि TOO के साथ किसका पेयर बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और सो के साथ किसका पेयर बनता है, दैट का। तो टू की बात कर लिया आर्टिकल के मामले में, तो किसकी भी करनी है, सो की भी। बहुत बढ़िया, ज़रा एक बार सो देख लो, है ना। सो के बारे में क्या कर सकते हैं हम, या क्या लिख सकते हैं। जैसे मुझे आपसे कहना है, एग्जाम्पल देता हूँ तभी मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ सो वीक पर्सन that he can he is so weak a person that he cannot answer any question. He is a so weak person that he cannot answer any question. देखो ज़रा ध्यान से। अब देखो जनरली क्या होता है, एग्जामिनर देता है चीज़ कि सो के पहले आपने आर्टिकल ए का यूज़ कर लिया, ध्यान रखना भाई, सो अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेता, समझे। सो एडवर्ब है, वीक को अपने साथ रखेगा और आर्टिकल आएगा किसके बाद में, इस वीक के बाद में। ही इज सो वीक अ पर्सन, सो के मामले में आर्टिकल जस्ट नाउन से पहले आता है, ये प्लेसमेंट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ही इज सो वीक अ पर्सन, है ना, ही इज सो वीक अ पर्सन। अच्छा एक चीज़ करो, वो इतना कमज़ोर आदमी है कि वो आंसर नहीं दे सकता। अब आंसर देखो कमज़ोर हो गया तो आंसर रहने दो, वजन वजन कर लो कुछ। ही कैन नॉट लिफ्ट एनी ऑफ दीज बॉक्सेस, ठीक है, ऐसा कर लो, ये ठीक रहेगा। कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं ना शरीर से कमज़ोर है, वीक तो कमज़ोर शरीर से हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट ठीक हो जाएगा। अब देखो ही कैन नॉट लिफ्ट एनी ऑफ दिस बॉक्सेस, कि वो इतना कमज़ोर है कि वो किसी भी बॉक्स को उठा नहीं सकता इनमें से। चलो खैर, ये हो गई बात, ध्यान रखने की बात है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। एक आप लिख सकते हो, इसके अलावा क्या लिखोगे, टू बता दिया है मैंने आपको, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसके अलावा, है ना। उसके अलावा मैं क्वाइट आपको बता चुका हूँ।
सुपरलेटिव डिग्री के साथ जैसे हम यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें यहाँ से यूज़ करना होता है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री में जैसे मैं लिखता हूँ वेरी बेस्ट, तो वेरी बेस्ट अगर लिखा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो वेरी अगर आया है तो वेरी से पहले आएगा, और अगर आप मच लिख रहे हो तो मच के बाद आता है, ध्यान रखना। वेरी द बेस्ट और मच द बेस्ट, ध्यान रखना है दोनों बातें, वेरी से पहले आता है और मच के बाद आता है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही बातों का स्पेशली ध्यान रखा जाए। सुपरलेटिव डिग्री के साथ खास करके ये वाली चीज़ होती है कि आर्टिकल की आप गड़बड़ ना कर दें, ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। बस और क्या, आर्टिकल के प्लेसमेंट के लिए मुझे लगता है इतनी ही बातें बहुत हैं, इसके अलावा कुछ अलग से बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी कुछ बेसिक बातें जो मैंने कल आपसे बताने के लिए कही थी। अब बात है कि कुछ बातें और बतानी है तुम्हें, है ना, जो तुम्हें आगे कहीं काम आ सकती हैं। अब जैसे कि थोड़ा समय बच रहा है तो बता देता हूँ। देखो, एक फ्रेज़ होता है ओनली टू, एक फ्रेज़ होता है नन टू, आपको बहुत बार मिलेगा ये। एक होता है ओनली टू, एक होता है नन टू। ओनली टू कहीं मिल जाए उसका मतलब निकलता है वेरी, ओनली टू कहीं मिल जाए तो उसका मतलब होता है वेरी, और नन टू कहीं मिल जाए इसका मतलब होता है नॉट वेरी। ध्यान रखना दोनों का, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। अब इसके अलावा कुछ और बातें हम कर लेते हैं, जैसे कि हमारा काम है कि इंपॉर्टेंट हम पढ़ लें, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ वेरी और मच के बारे में, वैसे तो है ना, कि वेरी के साथ जो है पॉजिटिव डिग्री आती है, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, और मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है। ये बात भी हम कर चुके हैं मुझे लगता है कि नहीं। वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री। कहो तो एग्जांपल दे दूँ, वेरी गुड और मच बेटर, ठीक है, दोनों ही सही है, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कहूँ कि वेरी ब्यूटीफुल, बोले सर ठीक है, और मैं आपसे कहूँ मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने आपसे कहा क्लेवरर, मैंने आपसे कहा क्लेवर से क्लेवरर बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री बना दी। अगर कंपैरेटिव डिग्री बना दी तो आप कहोगे सर मच तो आएगा इसके साथ, भाई बिल्कुल सही बात है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच आएगा, मच क्लेवरर ठीक है, वेरी क्लेवरर ठीक है, या फिर वेरी मच क्लेवरर ठीक है। बताना ज़रा। देखो, क्लेवर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी आने का तो कोई मतलब बनता नहीं, तो ये तो गलत हो गया। कंपैरेटिव के साथ मच आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, और कंपैरेटिव के साथ अगर वेरी मच लगाएंगे तो भी ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वेरी आ गया मच के साथ। क्लेवरर के साथ अगर मच लगा रहा हूँ, मच के साथ वेरी लगा रहा हूँ, ये भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ध्यान रखने की बात है। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा एक बात और बताई होगी, पूछो क्या। एक बात ये बताई होगी कि वेरी के साथ जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जनरली आती है, और जनरली मच के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, बताइए ना भाई, बिल्कुल बताइए। वेरी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दोनों बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि वेरी इंटरेस्टिंग, और मच इंटरेस्टेड, ठीक है। या मैं आपसे कहता हूँ कि वेरी कंफ्यूजिंग, या मैं आपसे कहता हूँ कि मच कन्फ्यूज्ड। ये तो हो गई एक बात, ठीक है, बेसिक बात तो ये हो गई। लेकिन कुछ पेयर ऐसे हैं जिनके साथ वेरी का ही प्रयोग सही होता है, समझ रहे हो। सम, जैसे मतलब ऐसे तो क्या ही मैं हेडिंग बनाऊँ, लेकिन कुछ फिक्स चीज़ें हैं तो ध्यान रखना। जैसे एक होता है वेरी टायर्ड,
ठीक है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म होने के बावजूद ही मच ठीक नहीं होगा। ठीक है, एक होता है वेरी लिमिटेड, ध्यान रखने पड़ेंगे कुछ पेयर्स हैं। ठीक है, वेरी लिमिटेड है, वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी प्लीज्ड टू हियर दिस न्यूज़, वेरी ड्रंक, वेरी बोर्ड। उसके अलावा वेरी फ्राइटन्ड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वेरी शॉक्ड, और वेरी डिलाइटेड। डिलाइट तो खुशी से निकलेगा। ठीक है बस इतना ही मेरे दिमाग में फ़िलहाल आ रहा है, तो यही बहुत ज़्यादा है ध्यान रखने के लिए। ठीक है, दो चार एक बार पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ लोगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तुम्हें फेयरली और रेदर पढ़ाया था, है कि नहीं? फेयरली और क्या पढ़ाया था? रेदर पढ़ाया था। तो ध्यान रखना, अब फेयरली रेदर पढ़ाया था तो फेयरली रेदर की ज़रूरत यहाँ भी पड़ेगी यार। पेज छोड़ देना चाहिए था। चलो खैर, इधर आ जाओ, ये है ना हमारे पास जगह, ये जगह है हमारे पास, इसका यूज़ करेंगे हम फेयरली और रेदर के लिए। ठीक है देखो, जो फेयरली है, मैं लिखता हूँ ही इज़ फेयरली अ गुड बॉय। देखो, फेयरली और रेदर दो शब्द होते हैं, मैं हेडिंग बनाता हूँ पहले, फेयरली और एक होता है रेदर। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिए दोनों, बस आर्टिकल की बात आ गई तो मैं बता दे रहा हूँ। फेयरली और रेदर दो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग होता है ना ज़्यादा ना कम। मीनिंग क्या होता है? ना ज़्यादा ना कम। ऐसा आप कुछ कहना चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, है ना? मॉडरेट लेवल को दिखाने के लिए फेयरली रेदर का यूज़ करते हैं। फेयरली नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, फेयरली पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, रेदर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है। लेकिन इसके साथ आर्टिकल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूछो क्या? आर्टिकल का बच्चे ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं कहता हूँ कि फेयरली अ गुड बॉय और मैं कहता हूँ फेयरली गुड बॉय, तो ध्यान रखना फेयरली अपने बाद आर्टिकल कभी नहीं लेता। फेयरली अपने बाद आर्टिकल कभी नहीं लेता। फेयरली हमेशा अपने से कहाँ आर्टिकल लेता है? पहले। अब आप कहोगे सर ये बात बताने की क्या ज़रूरत है, आपने अभी मुझसे कहा कि बाद वाले पढ़ाऊंगा, पहले वाले तो तुम लगा ही लोगे क्योंकि जनरली तो पहले ही रखा जाता है। कन्फ्यूज़न तो वहाँ है जब बाद में रखा जाएगा। मैंने कहा यार बात तो सही है यार, तुम सही बात कह रहे हो, लेकिन मैंने कहा रेदर तो सुन लो, रेदर तो सुनना पड़ेगा। रेदर, जैसे मैं कहता हूँ रेदर अ बिग प्रॉब्लम, समस्या हो गई है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है तो रेदर लगाया। और मैं कहता हूँ रेदर बिग प्रॉब्लम, भाई दोनों सही है। रेदर अपने बाद में अपने पहले दोनों जगह आर्टिकल ले सकता है। रेदर के बाद भी सही है, रेदर के पहले भी सही है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेदर से पहले रेदर के बाद में बिल्कुल सही होता है किसका प्रयोग बिल्कुल सही होता है हमारा आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है, बाकी फेयरली और रेदर से रिलेटेड कुछ चीज़ें और याद रख सकते हो। पूछो क्या? समझे? फेयरली और रेदर से रिलेटेड कुछ चीज़ें और याद रख सकते हो। मैं लिखता हूँ, रुको, फेयरली और रेदर से रिलेटेड कुछ बातें हम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बातें हो सकती हैं भाई? पहली बात, TOO जो है फेयरली के साथ गलत माना जाता है और रेदर के साथ सही माना जाता है। दूसरी चीज़, अगर कहीं अम्यूजिंग, क्लेवर या फिर वेल शब्द मिल जाए, ठीक है, अम्यूजिंग, क्लेवर या वेल, इनके साथ केवल और केवल रेदर आएगा, ध्यान रखना। अब तुम कहोगे सर ये वाली बात पहले बता देते हैं, यार ये एडवांस चीज़ें हैं थोड़ी सी, समझे? मैं अभी और भी खोल सकता हूँ चीज़ें इसके अलावा, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अभी हमारे पास समय है तो मैंने कहा थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो चीज़ें डिस्कस कर ही लेते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये
थोड़ा सा बता दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात है फेयरली रेदर के लिए, इतनी बात एटलीस्ट ध्यान रखना जितनी मैंने अभी बता दी आपको, ठीक है। फेयरली के साथ टू का प्रयोग गलत है और रेदर के साथ टू का प्रयोग सही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद ये वो चीज़ें हैं जो जनरली किताबों में नहीं मिलती, कभी आप सोच रहे हो कि तुम बुक में ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेगा, बुक में 2-4 लाइन लिखी होंगी बस, समझे। देखो एक होता है एट प्रेजेंट, एक होता है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने नाउ। एक होता है प्रेजेंटली, शॉर्टली और डायरेक्टली, ठीक है। इनका मतलब होता है जल्द ही, ठीक है, जल्द ही, है ना, या मैं कहूँ सून, इनका मीनिंग ये निकलता है। और जनरली पेपर में इन दोनों को एग्जामिनर मिक्स कर देता है, इन दोनों को एग्जामिनर क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। अब देखो ये ऐसी चीज़ है, इसके लिए एग्जाम्पल चाहिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉल किया और भाई क्या हाल चाल है, आपने कहा बढ़िया, मैंने कहा और क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली। सोच के देखो, मतलब दोनों में से कौन सा बेहतर ठीक होगा, हालांकि मीनिंग तो दोनों का ही ठीक हो सकता है। तो मैं आपसे कहता हूँ आई विल बी देयर, आई विल बी देयर एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली। मैं आपसे दोनों में से सेंटेंस पूछता हूँ कि दोनों में से कौन सा ठीक होगा, एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली, बताओ जरा सोच समझ के। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ आई विल बी देयर, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये प्रेजेंट टेंस को दिखाएगा, अगर अभी की बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट टेंस हो गया, जल्द ही तो ये फ्यूचर एक्शन को दिखाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है प्रेजेंट का ही कोई एक्शन दिखाना है तो भाई नाउ का यूज कर लो, तुम्हें लगता है फ्यूचर का कोई एक्शन दिखाना है तो प्रेजेंटली, शॉर्टली या डायरेक्टली का यूज कर लो। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ये एक्शन प्रेजेंट का है और प्रेजेंट का एक्शन है, तो प्रेजेंटली गलत होगा, क्या सही होगा, एट प्रेजेंट ठीक होगा। व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट, कि अभी तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, ये बेसिकली सही होगा। उसके बाद मैंने विल भी लिख दिया, विल भी मतलब बात प्रेजेंट की नहीं है, बात किसकी है, बात फ्यूचर की है। आई विल बी देयर कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, जल्द ही पहुंच जाऊंगा, है ना, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा, फ्यूचर का एक्शन है और फ्यूचर का एक्शन है तो प्रेजेंटली ठीक होगा, एट प्रेजेंट क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे लगता है आपके काम आएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक होता है जस्ट, एक होता है जस्ट नाउ, एक होता है जस्ट और एक होता है क्या, एक होता है जस्ट नाउ। देखो मीनिंग दोनों का सेम होता है, जस्ट का और जस्ट नाउ का, है ना, जस्ट मतलब अभी और जस्ट नाउ भी अभी होता है, जस्ट हो जस्ट नाउ हो दोनों सेम है, समझ रहे हो, दोनों सिमिलर हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी पोजीशन का फर्क होता है, ध्यान रखना। जो जस्ट होता है, जो हमारे पास क्या होता है, जो जस्ट होता है उसको मेन वर्ब से पहले रखा जाता है, समझ रहे हो, जस्ट जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब से कहाँ रखा जाता है, पहले रखा जाता है, जस्ट को मेन वर्ब से पहले रखा जाता है। और जो जस्ट नाउ होता है वो मेन वर्ब के बाद रखा जाता है, बस इतना ध्यान रखना। मेन वर्ब के बाद सेंटेंस के लास्ट में कहीं भी आ सकता है जस्ट नाउ, लेकिन मेन वर्ब से पहले नहीं आता। कंफ्यूजन तो होगा थोड़ा बहुत कि यार ये बात क्या बात कह दी है, जस्ट और जस्ट नाउ। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल कंफ्यूजन होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत सुनने में अजीब सा लग रहा है ना। देखो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, हाथों हाथ तैयार होता है हमारे पास एग्जाम्पल। देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ही हैज़ अराइव्ड हेयर जस्ट, और मैं आपसे कहता हूँ हु आर यू विद जस्ट या फिर जस्ट नाउ, जस्ट या फिर जस्ट नाउ।
देखो भाई, मैंने 3-4 सेंटेंस लिखे हैं। पहले में तो मैंने 2 फिल इन द ब्लैंक आप वो दिए हैं, आपको ऑप्शन चुनने के लिए दिए, मतलब ऐसा कहो। ही हैज़ अराइव्ड हेयर, कि वो जो है पहुंच गया है। जस्ट और जस्ट नाउ क्या कहोगे? मैंने आपको कहा जस्ट जो है मेन वर्ब से पहले रखा जाता है, यहाँ रखना था तो जस्ट रखना था। अभी क्या रखोगे? अभी जस्ट नाउ रखोगे। जस्ट नाउ मेन वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब के बाद कहीं भी रख दो, मेन वर्ब के बाद सेंटेंस के लास्ट में ही हैज़ अराइव्ड हेयर जस्ट नाउ। सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बोले सर मुझे तो जस्ट नाउ रखना ही नहीं, मैं तो जस्ट ही रखूंगा, समझे? जस्ट मेरा रिश्तेदार है, मुझे तो जस्ट ही रखना है। मैंने कहा भाई जस्ट रख लो, आ जाओ जरा। ही हैज़ जस्ट अराइव्ड हेयर, वो बिल्कुल अभी ही यहाँ पे आया है। जस्ट नाउ रखना है लास्ट में रख लो, जस्ट रखना है मेन वर्ब से कहाँ रख लो, पहले। मेन वर्ब से पहले जस्ट आता है, मेन वर्ब के बाद में जस्ट नाउ आता है, इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, हु आर यू विद। मैं तुमसे पूछा तुम हो किसके साथ, अभी तुम किसके साथ हो, तो तुम्हें अभी अभी देखना है। देखो मेन वर्ब क्या है, फिलहाल तो हमारे पास एक ही मेन वर्ब है, इज एम आर वाज वर। जब जब अकेला होता है मेन वर्ब होता है, और वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। अकेला है, अकेला है तो सेंटेंस के कहाँ आएगा? अकेला है तो सेंटेंस के मतलब अकेला है तो मेन वर्ब है, और सेंटेंस के लास्ट में रख रहे हैं तो जस्ट तो लास्ट में नहीं आता, लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है जस्ट नाउ। हु आर यू विद जस्ट नाउ। नेक्स्ट देखो, लास्ट सेंटेंस देखो, माई फादर जस्ट नाउ वेंट टू द ऑफिस, कि मेरे पिताजी अभी अभी कहाँ गए हैं? ऑफिस गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हो। आपके फादर अभी अभी ऑफिस गए हैं, तो जस्ट नाउ अगर रख रहे हो तो मेन वर्ब से पहले तो नहीं रख सकते। वेंट मेन वर्ब है ना, और मेन वर्ब से पहले तो जस्ट नाउ नहीं रख सकते, या रखोगे? मेन वर्ब से पहले जस्ट नाउ का यूज़ गलत है। मेन वर्ब से पहले जस्ट आता है, तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से नाउ हटा दो, माई फादर जस्ट वेंट टू द ऑफिस। दूसरा तरीका ये है, आप लिखो माई फादर वेंट टू द ऑफिस जस्ट नाउ। माई फादर वेंट टू द ऑफिस जस्ट नाउ, दोनों ही तरीके क्या हैं? सही हैं। तो जस्ट और जस्ट नाउ का क्या रखना, ध्यान रखना साहब, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जस्ट और जस्ट नाउ। उसके अलावा देखो, जैसे एक शब्द होता है हार्डली, एक होता है क्या, स्कार्सली, एक होता है सेल्डम, एक होता है नेवर, ठीक होता है, एक होता है रेयरली, एक होता है बेयरली। ठीक है, एक होता है नाइदर, एक होता है बस, और क्या, और कुछ नहीं होता है, डॉट 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 ETC। ये सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखना। ये कैसे वर्ड्स होते हैं? सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, और इनके साथ सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। इनके साथ सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे मैं कहता हूँ ही हार्डली सेज नथिंग अबाउट हिज पास्ट। ही हार्डली सेज नथिंग अबाउट हिज पास्ट। अब देखो, नथिंग तुमने नेगेटिव लिख दिया, हार्डली पहले से ही कैसा शब्द है, नेगेटिव, और 2 बार नॉट का यूज़ करने का मतलब बनता नहीं है। आप सोचो 2 बार नॉट का यूज़ है, नहीं होगा, तो नथिंग की जगह किसका यूज़ करो? एनीथिंग का यूज़ करो। ही हार्डली सेज एनीथिंग अबाउट हिज पास्ट। अब सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं बची मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे जितने भी शब्द हैं, ये सब के सब इन्वर्जन भी लेते हैं, क्योंकि ये सब के सब एडवर्ब हैं। ये सारे के सारे शब्द क्या भी लेते हैं, ध्यान रखना, इन्वर्जन भी लेंगे, पार्शियल इन्वर्जन लेंगे। अगर ये इनमें से कोई भी शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये सारे के सारे शब्द क्या लेंगे, इन्वर्जन लेंगे। ध्यान रखना, इन सभी शब्दों में इन्वर्जन लेने की क्षमता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने बता दिया हार्डली वाले 1-2 एग्जाम्पल्स, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो खैर, इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी येट और स्टिल की, ठीक है साहब। एक हमारे पास येट है और एक हमारे पास स्टिल है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, येट है और स्टिल है। मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग दोनों का निकलेगा अब तक से, समझ रहे हो। येट भी अब तक है और स्टिल भी क्या है, अब तक है। लेकिन येट जो है प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में आता है, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज़ करते हैं। अच्छा, स्टिल की बात करें तो स्टिल किस में यूज़ होता है भाई? स्टिल जो है वो कंटिन्यूटी को दिखाता है, तो जनरली कॉन्टिन्यूस टेंस में ही स्टिल का यूज़ करते हैं। बाकी पता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव नहीं है, तो सोच के देखो कि स्टिल आ सकता है कि नहीं आ सकता। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव नहीं है, तो येट की जगह स्टिल लगा दो। येट तो आएगा ही कब, जब प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है। तुम्हें अब तक कहना है, अब तक कहना है प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में तो येट लगा दो,
किसी और टेंस की बात कर रहे हो, स्टिल मतलब कंटिन्यूटी दिखाता है स्टिल, और स्टिल कंटिन्यूटी दिखाता है तो फिर उसमें आप किसका यूज़ कर लो, स्टिल का यूज़ कर लो, बस इतनी सी बात है। आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे दो, मैंने कहा भाई बिल्कुल देंगे एग्जाम्पल। जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, ही हैज़ नॉट कम, ही हैज़ नॉट कम स्टिल, मैं आपसे ये कहता हूँ ही हैज़ नॉट कम स्टिल। अब देखो ये सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है, तो तुम चाहकर भी स्टिल का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे सेंटेंस में किसका ही यूज़ किया जाएगा, येट का ही यूज़ किया जाएगा, ध्यान रखने की बात है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा लिख रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि वी हैव येट टू टॉक टू हिम, है ना, कि हमने अभी तक बात नहीं करी है, हमें अभी भी बात करनी है। वी हैव येट टू टॉक टू हिम, हमने अब तक नहीं करी है उससे बात, हमें अभी भी बात करनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट हैज़ हैव आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई, येट नहीं क्या आएगा, स्टिल आएगा। वी हैव स्टिल टू टॉक टू हिम, हमें अभी भी उससे बात करनी है, हमें अभी भी उससे बात करनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है तो येट लगा दो, वरना क्या लगा दो, वरना स्टिल लगा दो, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात ऐसी है नहीं। ठीक है साहब। उसके अलावा एक लास्ट चीज़ मुझे आपको जो बतानी है वो बतानी है स्प्लिट इन्फिनेटिव। क्या बतानी है, स्प्लिट इन्फिनेटिव। एक शब्द यूज़ होता है जनरली स्प्लिट इन्फिनेटिव के नाम से, समझ रहे हो, एक शब्द यूज़ होता है किस नाम से, स्प्लिट इन्फिनेटिव के नाम से। स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है, देखो स्प्लिट इन्फिनेटिव होता है जनरली जब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब रख दिया जाता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और स्प्लिट मतलब टुकड़े कर देना। हम क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब रख देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब रखना क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब रखना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि यार इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मिलकर बना है, तुम उसके बीच में एडवर्ब लगा दोगे वो गलत होगा, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, ये रखने का तरीका ही नहीं है, ग्रामेटिकली ही गलत है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ रहेंगे साहब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ रहेंगे, इसको आप तोड़ नहीं सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते। तो जनरली लिखा होता है या आपने पढ़ा होगा कि स्प्लिट इन्फिनेटिव का प्रयोग गलत माना जाता है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कहीं भी एडवर्ब लगा दिया तो वो गलत माना जाता है। एडवर्ब लगाना है तो या तो पहले लगा दो, समझ रहे हो, या तो पहले लगा दो या सेंटेंस के कहीं कहाँ लगा दो, लास्ट में लगा दो, लेकिन बीच में एडवर्ब का यूज बिल्कुल गलत है, बीच में एडवर्ब का यूज बिल्कुल क्या है, गलत है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल, मैंने कहा तैयार है। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, काइंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या आ गया, एडवर्ब। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंड मी ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। माना एक सेंटेंस मैंने आपसे कहा, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे परमिशन दे दें 3 दिन की छुट्टी देने का, है ना, कि मुझे ग्रांट कर दें, परमिशन दे दें 3 दिन की छुट्टी। अब आप ये कह रहे हो कि देखो टू यहाँ पर है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है ग्रांट, ये हो गया टू, ये हो गया वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और बीच में रख दिया एडवर्ब। भाई साहब बिल्कुल गलत हो गया, आप इसको चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते। इसका सही रूप होगा क्या, आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू, क्या कहेंगे, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। आपने क्या किया, इन्फिनेटिव को साथ में रखा, स्प्लिट नहीं किया, इन्फिनेटिव को साथ में रखा और एडवर्ब को उससे पहले रख दिया, एडवर्ब को उससे पहले रख दिया। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। ध्यान रखना स्प्लिट इन्फिनेटिव का प्रयोग गलत माना जाता है। हालांकि हमने क्लास में बहुत से टुकड़े टुकड़े वाली चीज़ें डिस्कस करी हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस क्लास में डिस्कस हुई हैं, मोर देन, मैं आप क्या कहूँ कि मोर देन द होल चैप्टर। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें काम काम की डिस्कस करी हैं जो जनरली कंफ्यूज करती हैं। बेसिक बातें तो सबको आती हैं यार, नंबर उसका आता है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करके चले, ठीक है। तो जितना बताया सब कुछ उतार लो, बढ़िया से कॉपी वॉपी कर लो। आज आपका एडवर्ब का चैप्टर पूरा हो गया, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी बात, आज हमने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया एक्स्ट्रा चीज़ों में, लेकिन इस चीज़ का फायदा मिलेगा एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में हम जो भी सेंटेंस कर रहे होंगे हमें ऑलमोस्ट सेंटेंस करे कराए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ वो आप पढ़ लिया है, जो भी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव है, वेरी है, मच है, आईएनजी फॉर्म है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और पढ़ चुके हैं तो हमें फ़ायदा मिलेगा कहाँ, क्लास में। चलो आज एडवर्ब पूरा हो गया हमारा, बधाई हो आप सभी को। इसके बाद 3 चैप्टर बचे हैं,
कंजक्शन, प्रपोजिशन और आर्टिकल, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है, सब कुछ पूरा हो गया है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं। गुड नाइट एवरीवन।